नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बेरोजगार इंजीनियर ने बैंक लूटने का किया असफल प्रयास। खिलाड़ियों को नशे के बारे में जागरूक करने की जरूरत, कहा कमल प्रधान। 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी सभी स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां। हमारा परिवार संगठन ने स्कूली छात्राओं को किए गर्म वस्त्र वितरित। राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बरसात का पानी भरने से बच्चे परेशान। अब खबरें विस्तार से। पंजाब एंड सिंध बैंक में सेंधमारी का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस ने बैंक कर्मचारियों की सतर्कता के चलते गिरफ्तार किया है। इस बारे में मामले की जांच कर रहे पुलिस सब इंस्पेक्टर विशेष कुमार ने बताया कि 34 वर्षीय आरोपी सत्यवान हिसार जिले के बालसमंद गांव का रहने वाला है और वह बेरोजगार इंजीनियर है। हांसी रोड स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सेंधमारी के मामले में भिवानी सिविल लाइन के सब इंस्पेक्टर विशेष ने बताया कि पकड़े गए युवक ने इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा है। लंबे समय से इसके पास कोई जॉब नहीं थी तथा इस पर पढ़ाई का कर्ज था। कर्ज को उतारने के लिए उसने बैंक डकैती की बात कबूली है। इससे पहले इस युवक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया। यह युवक अविवाहित है तथा बोलने चलने में प्रवीण है। इसने बीते 7 नवंबर को बैंक की रैकी की, जिसके बाद इसने दिन के समय में कटर से दीवार काटने का प्रयास किया, परंतु बैंक कर्मी के छुट्टी होने के बावजूद भी बैंक में पहुंचने पर पुलिस की मदद से इसे मौके पर दबोच लिया गया। वहीं इन दिनों आरोपी सत्यवान दिल्ली में किराए पर रहता था और अपनी पुरानी नौकरी छूटने के बाद नई नौकरी की तलाश में था। देखिए, ये आज एक सुबह के टाइम में हमारे पास एक सूचना आई थी डायल 112 से कि एक बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई है, दीवार तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई है। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम भी तत्परता से मौके पर पहुंची और मौके पर हमने जो पाया कि वहाँ अपने हांसी रोड के ऊपर पंजाब एंड सिंध बैंक है और पंजाब एंड सिंध बैंक की बिल्डिंग के बराबर में एक खाली प्लॉट है जिसमें झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा उगी हुई है। तो वहाँ पर जो बैंक का एक प्रोबेशनर ऑफिसर थे अश्विनी कुमार जांगड़ा, जिन्होंने एक शिकायत दी कि वो दिन में करीब मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास अपने बैंक में जब भी आए तो उनको कोई ग्राइंड और इसकी हैमर की आवाज़ सुनाई दी। तो जिस पर उन्होंने अपने जाकर चेक किया तो एक व्यक्ति जो खाली प्लॉट पड़ा था झाड़ियों के बीच से और दीवार काट रहा है और उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने अपना बिल्कुल स्थिति का अनुमान लगाते हुए बिना कोई हड़बड़ाहट किए तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और डायल 112 की हमारी टीम है जो 134 नंबर ही आ रही है मौके पर पहुंची और उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो खाली प्लॉट है उसका कॉर्डन ऑफ करके और जो सेंधमारी करने वाले व्यक्ति को काबू किया है। काबू करने उपरांत उस व्यक्ति का नाम सत्यवान सन ऑफ जयबीर, रहने वाला बालसमंद जिला हिसार का रहने वाला है। और यह व्यक्ति का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने पता किया तो इसने पॉलिटेक्निक की डिग्री की हुई है और मास कम्युनिकेशन में भी मास्टर्स की डिग्री है। जो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल BBC न्यूज़ में भी नौकरी कर चुका है। और इससे जब कारण पूछा गया तो इन्होंने बतलाया कि बेरोजगारी के चलते मेरे पास रुपए नहीं थे और बहुत कर्जा हो गया था। तो इस कारण इसने एक ऐसा बैंक चुना जिसके आसपास कोई व्यक्ति का आना जाना कम हो और अगर ये कोशिश करे तो दिखे ना। तो ये तत्परता बैंक कर्मियों की और पुलिस की तत्परता के कारण ये व्यक्ति बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसमें हम बैंक कर्मियों और पुलिस के जो ERV स्टाफ का कर्मचारी है उनकी बिल्कुल कार्य की सराहना करते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हिसार में आयोजित करवाई गई राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान डोपिंग के मामले पाए जाने पर द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश कोच व कमल प्रधान ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आजकल के युवा खिलाड़ियों पर नशीली दवाओं का बुरा असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में डोपिंग के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस संबंध में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, अन्यथा होनहार खिलाड़ियों का भविष्य नशीली दवाओं की भेंट चढ़ता रहेगा।
द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश ने बताया कि चैंपियनशिप के दौरान जो बच्चे या खिलाड़ी इंजेक्शन व दूसरी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उनके टेस्ट होने चाहिए। खेलने से पहले बच्चों को यह चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक बार ही स्टेमिना बनता है, उसके बाद शरीर खराब हो जाता है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। भिवानी के स्टेडियम में सिरिंज और खाली शीशियां भिवानी हलचल की टीम को दिखाई दी, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान कुछ खिलाड़ियों पर संदिग्ध डोपिंग आरोपों को गंभीरता से लिया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के गिरी सेंटर स्टेडियम में शौचालय में इस्तेमाल की गई सिरिंज और खाली शीशियों का ढेर पाया गया था। वहीं प्रधान कमल ने बताया कि खेलों में डोपिंग के चलने पर अंकुश लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य भर में खेलों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान की जरूरत है। साथ ही साथ वो नाडा से अपील करते हैं कि नेशनल हो या इंटरनेशनल खिलाड़ियों का चेकअप जरूर हो। डोपिंग एक बहुत ही बड़ा कलंक है हमारे खेलों के ऊपर, और मैंने अभी मीडिया में जो खबरें पढ़ी, हिसार में हमारी राज्य स्तरीय मुक्केबाजी बॉयज़ की ख़त्म हुई है, और वहाँ पे जिस तरह के इंजेक्शन और कई चीज़ें ऐसी मिली हैं जो संदिग्ध हैं, इससे आभास होता है कि हमारे जो मुक्केबाज हैं वो डोपिंग का यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अंकुश लगे। हमारी जो नेशनल डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, वो इसका संज्ञान ले और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी वो अपने सैंपल ले, ताकि हम इस बुराई से अपने खिलाड़ियों को बचा सकें। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, हमारी जो नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसमें कुछ नाकारा और नालायक लोग भी हैं जो कई निर्दोष खिलाड़ियों को भी उसमें डोप में पनिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक छोटी बच्ची होती है 13 से 14 साल की, उसको पीरियड शुरू हो जाते हैं और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो दवाई ले रही है 2 साल से। ये मेरी एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। और जब खेलो इंडिया स्कूल गेम हुए थे तो उसमें उसका सैंपल लिया गया, उससे पूछा गया कि आप कोई दवाई लेते हैं, उसने दिखाया कि मैं पिछले 2 साल से डॉक्टर पूनिया से दवाई ले रही हूँ और ये दवाइयाँ हैं। उसका सैंपल लिया और उन दवाइयों के बेस पे उसको 2 साल का बैन लगाया। हमने रिक्वेस्ट किया, हमने अपील किया नाडा में, लेकिन नाडा के नालायक अधिकारियों ने उस अपील का कभी कोई जवाब नहीं दिया। 4 से 6 साल हो गए, उसके ऊपर 2 साल का बैन लगाया जो बिल्कुल निराधार था और गलत था। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारी एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है वो सही सैंपल ले, सही जगह पे जाए। लेकिन जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिनको न खेलों का पता है न डोपिंग का पता है, वो उसका पहली प्रतियोगिता है, उसको पता ही नहीं कि डोपिंग है क्या, कौन सी दवाई लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। उसको कहा कि आपने नाडा और वाडा से दवाई लेने की परमिशन नहीं ली। इस बारे में खिलाड़ियों को जागरूक ही नहीं किया गया है कि आप कोई दवाई लेंगे उसकी परमिशन ली जाए या नहीं ली जाए। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि नाडा में जो हमारे जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको सजग रहना चाहिए और संवेदनशील भी रहना चाहिए। मैं बॉक्सिंग से हूँ और डोप और जो ये दवाएं हैं इनके बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो या नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का, खिलाड़ियों को इन दवाओं का, इंजेक्शन का, डोप का, किसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और गेम के साथ साथ शरीर के लिए भी बहुत हानिकारक है। आगे चल के उनके लिए ये दवाएँ बहुत ही घातक साबित हो सकती हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें बच्चों को जो है अपनी मेहनत से और अपने लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और इन दवाओं से बचना चाहिए। और जो फेडरेशन है इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक बच्चों का डोप टेस्ट ज़रूर लें, चाहे वो स्टेट लेवल हो गया या नेशनल लेवल। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका जांच निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे शॉर्टकट मारने का ज़्यादा वो होते हुए सोचते हैं कि कम टाइम में कम मेहनत में ज़्यादा अचीव किया जा सके, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मेरा नाम राशि शर्मा है और मैं बॉक्सिंग खिलाड़ी हूँ। बस मेरा यही कहना है कि सभी लोगों को डोप वगैरह से दूर रहना चाहिए, ऐसी दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के समय पे सभी लोग जल्दी कामयाब होने के चक्कर में शॉर्टकट लेते हैं, जिसमें दवाइयों का, इंजेक्शन का आदि का प्रयोग करते हैं जल्दी कामयाब होने के चक्कर में। इसीलिए सभी खिलाड़ियों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ताकि वो आगे आए और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए आगे एक कड़ी चीज़ साबित होती है। ये पीछे एक सीनियर बॉक्सिंग स्टेट की हुई थी हिसार के अंदर, और उसमें कुछ जगह जो बाथरूम थे उनमें
कुछ दवाइयाँ मिली हैं, तो मैं मानता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है। इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों को जब कोई मोटिवेट नहीं करता तो किसी के कहने से ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो उनके स्वास्थ्य में भी हानिकारक है और खेल के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये जो जिस प्रकार के ताकत की ला ले और नशे की ला ले, जो भी चीज़ है ये शरीर को नुकसान करती है। तो मैं मानता हूँ कि जितनी एसोसिएशन है भिवानी इसकी, हरियाणा स्टेट की बॉक्सिंग की या दूसरे के खेलों की, इसमें बहुत सख्ताई से और जहाँ टूर्नामेंट होते हैं उनको निगरानी रखनी चाहिए और उससे पता लगना चाहिए कि वास्तव सच्चाई क्या है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बाल वाटिका और 12वीं कक्षा तक के पढ़ने वाले छात्रों का शीतकालीन अवकाश रहेगा। इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के बच्चों का 15 जनवरी तक अवकाश रहेगा। अध्यापकों को उनकी संबंधित कक्षाओं के विद्यार्थियों को गृह कार्य देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में बाल वाटिका से लेकर 12वीं तक के सर्दकालीन छुट्टियों की जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि बच्चों को 15 दिन का होमवर्क देने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान किए जाने वाली एक्टिविटीज के बारे में माता पिता को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि छुट्टियों के दौरान अपने बच्चों को शिक्षा से जुड़े रखने के लिए उन पर विशेष ध्यान रखें और उनका होमवर्क समय पर पूरा करवाएं। आप जानते हैं कि हर बार सर्दियों में जो है छुट्टियां होती हैं, शीतकालीन अवकाश होते हैं, तो इस बार भी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो है लेटर इश्यू हुआ है। उसमें 1 जनवरी 2025 से और 15 जनवरी 2025 तक सभी विद्यालयों में, सरकारी प्राइवेट स्कूलों में सभी में छुट्टियां रहेंगी। और ये छुट्टियां हरियाणा बोर्ड स्कूल्स के लिए तो हैं ही, जो सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के या अन्य किसी बोर्ड के हैं उनके लिए भी लागू हैं। बस सिर्फ उनमें थोड़ा फर्क ये रहेगा कि जो भी ऑलरेडी फिक्स्ड डेट्स हैं, जैसे किसी प्रैक्टिकल्स की हैं सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई की, तो वही बच्चे स्कूलों में आ जा सकेंगे प्रैक्टिकल डेज के दौरान। बाकी सभी के लिए मनाही रहेगी। छुट्टियों को लेकर गाइडलाइंस यही है कि सभी स्कूलों में जो है वो पूर्ण अवकाश रहेगा। कोई भी टीचर या स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स में नहीं जाएंगे इन छुट्टियों के दौरान। होमवर्क जो है सभी बच्चों को टीचर्स अपने अपने क्लासेस में जो है सभी को बांट देंगे और उसके बाद बच्चों के साथ संपर्क में रहा जाएगा, क्योंकि सभी टीचर्स ने अपने अपने स्कूल में क्लासेस ग्रुप बनाए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चों की कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारा परिवार संगठन के द्वारा पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। हमारा परिवार भिवानी इकाई के प्रमुख राजेंद्र मेहतानी ने बताया कि संगठन के द्वारा अनेक सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। विद्यालय प्राचार्य पुष्पलता के मार्गदर्शन में संगठन पदाधिकारियों के द्वारा 40 बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारा परिवार संगठन द्वारा छात्राओं को गर्म वस्त्र वितरित करने के अवसर पर हमारा परिवार संगठन के भिवानी इकाई प्रमुख राजेंद्र मेहतानी ने बताया कि हमारा परिवार संगठन हर वर्ष सर्दियों में जरूरतमंद बच्चों को चिन्हित करके गर्म वस्त्र प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि 40 स्कूली छात्राओं को गर्म स्वेटर भेंट किए गए हैं और अगले चरण में और छात्राओं को स्वेटर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो समाज हित में इस तरह के कार्यक्रम करता है और लोगों को सामाजिक चेतना के साथ साथ रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम भी संगठन द्वारा किए जाते हैं। वहीं इस अवसर पर प्राचार्य पुष्पलता ने बताया कि हमारा परिवार संगठन 2022 से सर्दकालीन समय में जरूरतमंद छात्राओं को गर्म वस्त्र वितरित करने का कार्य करते हैं, जो सामाजिक संस्था का एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम समय समय पर करते रहने चाहिए ताकि जरूरतमंद बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। राजेंद्र मेहतानी हमारा परिवार संगठन में भिवानी इकाई के प्रमुख का उत्तरदायित्व निभा रहा हूं और हमारा परिवार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि स्वदेशी संगठन और सेवा की मूल भावना पर कार्य करता है। हम इस सर्दी के मौसम में आवश्यकता वाले बच्चों का चयन करते हैं विभिन्न स्कूलों में और उनको गर्म वस्त्रों का वितरण करते हैं
और साल भर हम और भी विभिन्न कार्यक्रमों को करते हैं संगठन की तरफ से। अब तक लगभग हम इस सर्दी के मौसम में 200 से 250 विद्यार्थियों को ये गर्म वस्त्र वितरित कर चुके हैं और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत जारी है और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा और यह कार्य हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। आज हमारा परिवार संगठन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में पधारे और एक सामाजिक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये संस्था प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में वस्त्र वितरित करते हैं, गर्म वस्त्र। और मैंने इस विद्यालय में सितंबर 22 में ज्वाइन किया था और उस टाइम से ही ये मेरे संपर्क में आए हैं और उस वर्ष भी और पिछले 3 वर्षों से ये छात्राओं को यूनिफॉर्म भी वितरित करते हैं और आज के दिन उन्होंने 40 छात्राओं को स्वेटर, गर्म वस्त्र वितरित किए हैं। तो एक सराहनीय कार्य है, इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। राजकीय प्राथमिक पाठशाला सराय चोपटा के सामने जल भराव के कारण बच्चों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में विद्यालय की मुख्याध्यापिका अंजू कुमारी ने बताया कि गेट के ठीक सामने पानी खड़ा होने के कारण सर्दी के मौसम में बच्चों के जूते और कपड़े भीग जाते हैं। संबंधित वार्ड पार्षद को इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला की प्रिंसिपल अंजू कुमारी ने बताया कि बरसात के दिनों में स्कूल में बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है क्योंकि बरसाती पानी स्कूल के गेट के बाहर खड़ा रहता है। बच्चों की ड्रेस और जूते भीग जाते हैं, काफ़ी बच्चे तो इस पानी में गिर भी जाते हैं। पानी को देखते हुए बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। इसकी शिकायत प्रशासन को दी जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। साथ ही यह पानी स्कूल के अंदर भी आ जाता है, जिससे बच्चों को सुबह प्रार्थना करने में और खेलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि इसके बारे में पार्षद को भी कहा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए। पानी भर जाता है और बच्चों को आने में बड़ी परेशानी होती है। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हमने कमेटी में भी एप्लीकेशन दी है और एमसी साहब को भी कई बार बोला है, तो देखो जी बहुत परेशानी हो रही है, कोई समाधान नहीं हो रहा है इस बात का। जल्दी से जल्द। और ये बारिश का पानी इकट्ठा रहने से मच्छर पनपते हैं, गंदगी फैलती है, बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी प्रशासन से उम्मीद है कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान करवाया जाए। ये नया बाजार में है जी स्कूल, जीपीएस लोहड़ के नाम से जी। बच्चों के जूते जुराब भर जाते हैं। हमने ईंटों का भी कई बार प्रबंध करते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो सारा पानी ही स्कूल का बाहर का स्कूल के अंदर आता है। और हमने ये अपनी तरफ से भी इसको ऊंचा उठवाया था, लेकिन हमारे से ये आसपास के दुकान वाले लड़ने के लिए आगे कि आपने ऐसा ही क्यों किया मैडम। और अब चलते चलते जब भी महाकुंभ आता है तो नागा साधुओं की चर्चा चल पड़ती है। नागा साधुओं के प्रति उत्सुकता व उत्कोहल बना रहता है, विशेषकर विदेशी पर्यटकों में। उनकी गतिविधियों पर लोगों की नजरें रहती है। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं, जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं, जिनकी परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में हैं, जहां ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियां भी भीड़ को इनसे दूर रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये शायद ही किसी को नुकसान पहुंचाते हों। लेकिन अगर बिना कारण अगर कोई इन्हें उकसाए या तंग करे तो इनका क्रोध भयानक हो उठता है। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं, जो उनके लिए ठंड से निपटने में मददगार साबित होते हैं। वे अपने विचार और खान पान दोनों में ही संयम रखते हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ है और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते।
कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं। पहले लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका स्वयं का पिंड दान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल होता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए साधक को 5 गुरु शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। नागा साधु जीवन में सदैव वस्त्र धारण नहीं करते हैं, क्योंकि वस्त्र को आडंबर और सांसारिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से वे अपने शरीर को ढकने के लिए भस्म लगाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि साधु सोने के लिए भी बिस्तर का प्रयोग नहीं करते। नागा साधु समाज के लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं और जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन वे वरिष्ठ सन्यासियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर झुकाते हैं। जो व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करता है वह नागा साधु बनता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बेरोजगार इंजीनियर ने बैंक लूटने का किया असफल प्रयास। खिलाड़ियों को नशे के बारे में जागरूक करने की जरूरत, कहा कमल प्रधान। 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी सभी स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां। हमारा परिवार संगठन ने स्कूली छात्राओं को किए गर्म वस्त्र वितरित। राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बरसात का पानी भरने से बच्चे परेशान। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।